नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड से फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन होंगे 2016 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं पंखा में, टार्च में, टीवी में, कूलर में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसमें? टार्च में। दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा वो धारा होती है जिसके समय के साथ परिमाण और दिशा नहीं बदलती, अर्थात सदैव नियत रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? अमीबा है, युग्लिना है, या वायरस है, या क्लाइमेडोमोनास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को युग्लिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ है, लोहा है, पीतल है, तांबा है, रबड़ है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो लोहा है। चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो होते क्या हैं चुंबकीय पदार्थ? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं यानी खिंच जाते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में, या अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, या चांदी का। तो विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टंगस्टन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है अति लघु है, खनिज तथा अयस्क में से क्या अभिप्राय है? तो खनिज क्या होते हैं भाई? धातुओं के वे यौगिक जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज बात समझ में आई क्या हुई? यानी कि पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं अयस्क की, तो धातुओं के वे यौगिक जिनसे धातु की पर्याप्त मात्रा है वो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातु की पर्याप्त मात्रा है वो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करते हैं धातु और अयस्क, खनिज और अयस्क की, तो खनिज क्या होते हैं? यानी कि खनिज से धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करना कठिन होता है। यानी कि खनिज से धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम खनिज की बात करते हैं, अभ्रक, लिमोनाइट, ये सभी हैं। अयस्क की बात करते हैं, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, एल्यूमनाइट आदि, ये सभी हैं। तो खनिज और अयस्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रभावित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है?
सुचालक कहते हैं। तो सुचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रभावित हो जाता है उसे सुचालक कहा जाता है। जैसे कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, इसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है आसानी से, इसलिए इसे सुचालक कहा जाता है। कुचालक की अगर हम बात करते हैं, वे पदार्थ जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें कुचालक कहा जाता है, जैसे प्लास्टिक, रबड़ और लकड़ी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारे पौधे पृथ्वी पर सभी विषम पोषियों के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। पौधे सौर और रासायनिक ऊर्जा को व्यवहार खाद्य स्रोतों से परिवर्तित करते हैं। यदि पौधे पृथ्वी से गायब हो जाते हैं तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाता है और विषमपोषी भोजन के बिना मर जाते हैं। विषमपोषी मतलब भोजन के बिना क्या होंगे? मर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खाद्य जल से क्या समझते हैं? तो एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे से बंधे रहते हुए क्रियाकलाप होती है तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाई जाने वाली प्रतिशत और प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो मानव रक्त को चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? ए बी ओ, यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव, यानी कि यह रुधिर के अंदर रुधिर में पाए जाने वाले अणुओं जिन्हें एंटीजन या एंटीबॉडी कहते हैं के कारण होती है। एंटीजन रुधिर में पाई जाने वाली लाल रुधिर कणिकाएं की सतह पर पाए जाते हैं और एंटीबॉडी रुधिर प्लाज्मा में। ठीक है, आमतौर पर लोगों में पाया जाने वाला रुधिर वर्ग अनुवांशिक होता है। आमतौर पर लोगों में जो रक्त पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है, वो वर्ग अनुवांशिक होता है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से एक बार, क्या है? किसी चालक में, कोई चालक है, उसमें विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका मात्रक क्या होता है? अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग। एलिशा परीक्षण है, किसका है? तो एलिशा परीक्षण ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एड्स का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक का है, लेड का है, कॉपर का है या एल्युमिनियम का है? तो गैलेना लेड का है, यानी कि पीबी, जिसको बोलते हैं हम पीबी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, जीवोम बनता है या खाद्य जल बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल से किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का या बोरान का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनने वाली रुधिर कणिका का नाम लिखिए। तो लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिकाएं या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्लेटलेट। ठीक है, तो रुधिर का थक्का बनने वाली रुधिर कणिकाओं का नाम प्लेटलेट्स है, जो हमारे शरीर को रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से रक्तदाब का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, खाद्य जाल से क्या समझते हैं? तो खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंधों का एक जटिल नेटवर्क है। यह एक दूसरे से जुड़ी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से बनता है। खाद्य जाल का उपचार पौधे होते हैं। वे सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता, जैव विविधता और पोषण तत्वों को चक्र प्रदान करता है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो विद्युत के 2 कुचालक और सुचालक कौन कौन से हैं? सुचालक की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें तांबा, यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसका उपयोग तार, बिजली के तार और अन्य विद्युत उपकरणों में किया जाता है। एल्युमिनियम, यह तांबे से कम सुचारू है लेकिन हल्का है और सस्ता है। कुचालक रबड़, प्लास्टिक, यानी कि सुचालक किसमें क्या होते हैं? जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है वो सुचालक कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। और जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो कुचालक की बात अगर हम कर रहे हैं तो कुचालक में रबड़ आता है जिसमें विद्युत प्रवाहित ही नहीं होती है। प्लास्टिक, इसमें भी विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो ये क्या है? कुचालक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु का गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया धातुओं को जंग से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह प्रक्रिया 2 तरीकों से की जा सकती है, जैसे गर्म डुबकी गैल्वेनीकरण। इस प्रक्रिया में धातु को पिघलते हुए जस्ते में डुबोया जाता है। जस्ता धातु से चिपक जाता है और एक सुरक्षात्मक परत बनाया है जो जंग को रोकता है। ठीक है, अगला क्या है? इलेक्ट्रो गैल्वेनीकरण। तो इस प्रक्रिया में धातु को एक जलीय घोल में डुबोया जाता है। इसमें जस्ता आयन होते हैं। धातु को बिजली के प्रवाह से गुजारा जाता है जिसके कारण जस्ता धातु पर जमा हो जाता है। अगर इनके बात कर लेते हैं गैल्वेनीकरण की, तो जंग से उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता है। धातु की सतह को चिकना या चमकदार बनाता है, यानी कि धातु को क्या करता है? चिकना व चमकदार बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्गों का नाम लिखिए। तो सर्वदाता कौन है? ओ क्या है? सर्वदाता, यानी कि ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। जिनका रक्त समूह ओ होता है, ठीक है, वो सभी को रक्त दे सकते हैं। लेकिन सर्वग्राही क्या होते हैं? जो सभी से रक्त ले सकते हैं, किसी भी समूह वाले ग्रुप से ये ले सकते हैं। तो सर्वदाता और सर्वग्राही बात समझ में आ गई होगी। जो सबको दे सकते हैं वो सर्वदाता होते हैं। ठीक है, यानी कि ओ
ग्रुप वाले क्या होते हैं, सर्वदाता होते हैं, और ए बी ग्रुप वाले वो क्या होते हैं, सर्वग्राही होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है। यह एक रासायनिक गुण है जो सहसंयोजन बंधों में इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण विवरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सहसंयोजन बंधों की ध्रुवीयता को निर्धारित करता है। यह रासायनिक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो HBV मुख्य रूप से यकृत लीवर को प्रभावित करता है। यह वायरस यकृत की कोशिकाओं को संक्रमित करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिससे यकृत में सूजन और जलन होती है। इसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। क्या हो जाता है? इसमें यकृत में सूजन और जलन होती है। इसे हेपेटाइटिस कहा जाता है, टाइटिस कहा जाता है। यकृत शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग है जो कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे क्या क्या करता है यकृत? यकृत भोजन को पचाने में मदद करता है, पित्त का उत्पादन करता है जो वसा को पचाने में मदद करता है। यकृत रक्त में विषाक्त पदार्थों और अवशिष्ट पदार्थों को हटाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। आ चुके हैं हम अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा किया गया था? तो डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मिंटल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या लैमार्क द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डार्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक चयनवाद किसने किया था? डार्विनवाद ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। फेन फ्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सी विधि नहीं है? निस्तापन विधि। ठीक है, निस्तापन विधि। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ने पर क्षण में आवेश आ जाते हैं, धन आवेश आ जाते हैं, ऋण आवेश आ जाते हैं, या दोनों आवेश आ जाते हैं, या कोई आवेश नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन आवेश आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, ठीक है, या सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है, या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो आवर्त सारणी में किसी समूह से ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनने वाली रुधिर कणिका का नाम है? क्या है? रुधिर का थक्का बनने वाली रुधिर कणिका का नाम है लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो दिष्ट धारा सदैव एक दिशा में बहती है जिसकी ध्रुवता नियत रहती है। दिष्ट धारा की तुलना प्रत्यावर्ती धारा से नहीं की जा सकती। दिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, यानी कि ये क्या होता है? समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं?
तो सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं भाई? तो सर्वाहारी ऐसे जानवरों को कहते हैं जो अपने नित्य आहार में वनस्पति और मांस दोनों को शामिल करते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी के अगर जानवरों की बात करते हैं हम, तो कुत्ता, छछूंदर, बिल्ली, लोमड़ी, अंगूर, ये सभी सर्वाहारी के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा जब अयस्क या अधात्री के अपेक्षित घनत्वों में अंतर होता है तथा अयस्क के सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पानी की धारा में प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है और प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में किसका सांद्रण किया जाता है? तो कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स से तात्पर्य एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसमें ह्यूमन ड्यूमनो वायरस या HIV भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका पता सर्वप्रथम अमेरिका में लगा था। इसका पता सर्वप्रथम कहाँ लगा था? अमेरिका में लगा था। और कब लगा था भाई? 1981 में लगा था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं की दो विशेषताएं क्या क्या हैं, देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र दिशा और परिणाम द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र रेखा पर सीधी रेखा से गुजरती हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो इसमें परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक है। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो हम आ चुके हैं 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है, कूलाम है, एम्पियर है, सेकंड है या वोल्ट है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एम्पियर है। विद्युत धारा की बात करते हैं अगर हम, तो जब किसी तार या चालक में से आवेश प्रवाहित होते हैं तो तार में धारा प्रवाहित होती है। तार में प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? सोना का, तांबा का, लोहा का या कैल्शियम का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोहा का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। हेमेटाइट की अगर हम बात करते हैं तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट एक प्रकार का ज्वालामुखी अयस्क है और इसमें सर्वाधिक लोहा आयरन पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3। इसमें
आयरन, Fe और ऑक्सीजन धातु यानी कि तत्व हैं, यानी कि कौन कौन से, आयरन और ऑक्सीजन से बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मिश्र धातु हैं, पीतल है, तांबा है, जस्ता है या टिन है। तो मिश्र धातु क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पीतल है। तो मिश्र धातु की अगर हम बात करते हैं तो दो या दो से अधिक धातुओं की एक निश्चित मात्रा में मिलकर बनने वाले पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते के संयोग से बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में एनीमिया के कारण है। तो गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि एनीमिया का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी होना, इसके अलावा गरीबी, गंदा रहन सहन एवं इस बीमारी के बारे में अज्ञानता का भी कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियां बनाना उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियों बनाना उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्र उत्परिवर्तन। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अति लघु में हम पहुंच चुके हैं। पिग आयरन किसे कहते हैं? तो भाई क्वेश्चन क्या है, पिग आयरन किसे कहते हैं? तो पिग आयरन लोहे का अशुद्ध रूप होता है। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा लगभग 3 से 5% तक होती है। पिग आयरन को धमन भट्टी में लोहे के एक्स द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। पिग आयरन क्या होता है भाई? ये पिग आयरन होता है लोहे का अशुद्ध रूप होता है। इसमें कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 3 से 5% मात्रा होती है। ठीक है, इतना लिख देंगे काफ़ी रहेगा, अति लघु में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह गर्म हो जाती है, तो इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। इसमें ऊष्मीय प्रवाह पर कई उपकरण निम्न हैं, जैसे सेल्डरिंग आयरन, विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस, हीटर, गीजर। ये क्या है? सभी इलेक्ट्रिकल केतली। ये क्या है? सभी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह करने वाले सभी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? रक्त ग्रुप होते हैं या वर्ग होते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं, रक्त समूह अपने माता पिता से विरासत में मिले जीन से निर्धारित होता है। प्रत्येक समूह में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि कुल 8 रक्त समूह हैं। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, या ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो योग्यता और उत्तरजीविता का सिद्धांत एक प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से आता है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था भाई? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन की एक पुस्तक है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या है? ऑन दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्य
का प्रयोग किया था। हार्वर्ड ने क्या किया था, इनकी योग्यता उत्तरजीविका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण है? तो इनके लक्षण क्या हैं? हड्डी की विकृति, विशेषकर चेहरे में गहरे रंग का मूत्र, ठीक है, वृद्धि और विकास में देरी, अत्यधिक थकान और थकावट, पीली त्वचा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो यह एक सरल प्रक्रिया है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इस श्रृंखला में प्रत्येक जीवधारी दूसरे पर निर्भर न करके अपने से उच्चतम स्तर वाले जीव पर निर्भर करते हैं। जैसे घास को किसने खाया भाई? घास को खाया टिड्डी ने। घास को किसने खाया? टिड्डी ने। ठीक है, टिड्डी ने। और टिड्डी को किसने खाया? टिड्डी को किसने खाया? टिड्डी को खाया मेढक ने। और मेढक को किसने खाया? सर्फ ने। और सर्फ को किसने खाया? सर्फ को खाया मोर ने। तो यही खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, मोर ने, ये खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। और दोस्तों हम 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। और हम ये 100% कहते हैं कि आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं। पहले क्वेश्चन में तृतीयक उपभोक्ता है हरे पौधे, चूहा, सांप या बाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बाज। तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज, शेर, गिद्ध, भालू इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा उपधातु है, लोहा है, आर्सेनिक है, सोना है या ग्रेफाइट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उपधातु क्या है? आर्सेनिक है। उपधातु ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उपधातु की अगर हम बात करते हैं तो उपधातु क्या है? वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। आधुनिक सारणी में 7 उपधातु होते हैं। कौन कौन से? सिलिकॉन होता है, आर्सेनिक होता है, बोरान होता है, जर्मेनियम होता है, एंटीमनी, पोलोनियम और क्या होता है? टेलुनियम होता है, यानी कि टी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है भाई ये? तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के द्वारा। किससे संबंधित है? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नोवेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रेडान। तो नोबेल गैसें समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक समूह है जिन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हीलियम, रेडान, नियान, आर्गन, क्रिस्टन, जीनॉन जैसे गैसें शामिल हैं। इन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स HIV के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यानी किसी को चोट लग जाए और अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है, यानी कि घरेलू उपाय जो जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि चोटग्रस्त व्यक्ति का समय से इलाज हो सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयस्क से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, ये शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। दूसरी होती है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अवयवों तक पहुंचाती हैं। अगला है हमारा प्लेटलेट्स या विषाणु कणिकाएं। ये रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त प्लाज्मा में लवण, पोषण तत्व, पानी और एंजाइम होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो समजात अंग ऐसे अंग जो उत्पत्ति में एवं कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहा जाता है। समजात क्या होता है भाई? ऐसे अंग जो उत्पत्ति में एवं कार्य में भिन्न होते हैं उसे समजात अंग कहा जाता है। जैसे मेढक के अग्रपाद, घोड़े के अग्रपाद, पक्षी के पंख और मानव के हाथ आदि उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में परस्पर भिन्नता रखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा का वर्णन कीजिए। तो हमको दे दिया गया है क्या, I बराबर 5 एम्पीयर, I बराबर 5 एम्पीयर और T समय कितना दिया 1 घंटा, तो T बराबर 1 आवर्स। और Q हमसे पूछ लिया, आवेश की गणना कीजिए, Q पूछ लिया है। तो I बराबर ये होता है फार्मूला Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो I बराबर क्या हो जाएगा Q अपान T। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q को हम उधर कर देंगे, तो Q बराबर क्या आ जाएगा I इंटू टी। तो I कितना दिया हमको 5 एम्पियर और इंटू आवर्स समय कितना दिया है 1 आवर्स। तो आवर्स को हमने चेंज कर लिया तो 3600 हो गया और 5 एम्पियर का मल्टीप्लाई 3600 में किया तो कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा 18,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कैसे? Q बराबर IT, Q बराबर IT से, Q बराबर IT से ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमको Q बराबर IT होता है। ठीक है, तो हमको I चाहिए ना, तो या Q ही चाहिए, तो Q बराबर IT होता है। तो सीधे सीधे मान रख दो, I का मान रख दोगे 5 और T समय को चेंज कर लोगे आवर्स को, तो ये 3600 हो जाएगा। और 36 का मल्टीप्लाई 3600 का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे 5 में कर दोगे तो 18,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 18,000 कूलाम। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भाई? तो डार्विन है। कौन है? डार्विन है, लैमार्क है, हुगो डी बीज हैं या टेंसले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डार्विन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन है? डार्विन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को या 23 सितंबर को या 11 जुलाई को या 1 दिसंबर को? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य HIV संक्रमण की वजह से होने वाली महामारी एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? कूलाम है, वोल्ट है, सेकंड है या एम्पियर है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एम्पियर है। विद्युत धारा की अगर हम बात करते हैं तो किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक अभी हमने बताया क्या है? एम्पियर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ है निकिल, लोहा, कोबाल्ट या सोना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, लोहा। चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? Hg का, Mg का, Mn का या Zn का? तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? Mg का है, मैग्नीशियम का है। ठीक है, Mg का है। तो Mg एक अयस्क है। डोलोमाइट एक प्रकार का चूना पत्थर है। यह मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट्स से भरपूर होता है। यह किससे भरपूर होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या है? एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एकांक आवेश की अगर हम बात करते हैं तो एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश को 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। कितना? 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, आवेश की अगर मात्रक की हम बात करते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोधक विद्युत से संबंधित लिखिए। तो ओम का नियम क्या है? V बराबर IR होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो समान ताप व स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो आवर्त क्या होता है? तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर कुछ क्षैतिज पंक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त किसे कहते हैं भाई? तो तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध रखने पर कुछ क्षैतिज पंक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। समान आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं।
यानी कि ऊर्ध्वाधर कॉलम में ये वर्ग क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं। इसे ऊर्ध्वाधर कॉलम या वर्ग कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आवर्त और वर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं। तो खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। ठीक है। अगर हम धातु की बात करते हैं तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, सोना, आयरन आदि, ये क्या हैं, सभी धातु हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण क्या है। तो एलिसा परीक्षण एक परीक्षण है या एलिसा तकनीक एक परीक्षण है जिसे एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सार्वेट फरक एंजाइम इम्यूनो फरक के रूप में जाना जाता है, जो रक्त में एंटीबॉडी, हार्मोन्स, पेप्टाइड और प्रोटीन का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो हेपेटाइटिस बी रोग यकृत अंग को प्रभावित करता है, जिससे यकृत में सूजन आ जाती है। बहुत ज़्यादा शराब पीने से भी ऐसा होता है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस क्या है, यकृत अंग खराब हो जाता है जिससे हमारा पाचन रुक जाता है। ठीक है। यकृत में सूजन आ जाती है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, हेपेटाइटिस बी शरीर के अंग को यकृत प्रभावित करता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। हमारा अगला प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका एक्स है। तो जेडेन का है, एयू का है, एचजी का है या एफई का है। तो सिनेबार किसका एक्स है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एचजी का है। सिनेबार पारासल्फाइड HGS का एक एक्स है। इसका उपयोग चमकीले लाल रंग के कारण आभूषणों और गहनों में रंजक के रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, पीलिया, कोरोना, एड्स या हैजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हैजा। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, क्या नहीं है, हैजा नहीं है। तो हैजा विषाणु जनित रोग नहीं होता है, क्योंकि हैजा एक जीवाणु रोग है। हैजा जीवाणु विब्रियो कालेरी के कुछ उपभेदों द्वारा छोटी आंत को संक्रमण करते हैं, जैसे पानी जैसे दस्त, उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन भी हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल कौन सी नहीं है, सीसा संचायक सेल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अगर हम सीसा संचालक सेल की बात करते हैं तो क्या है, सीसा संचायक सेल प्राथमिक सेल नहीं है, जबकि यह एक गैल्वेनिक सेल है। जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं जिसे डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। जिन्हें चार्ज करने के बाद पुनः डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित करते हैं। तो 2.5 डिग्री सेल्सियस, 5.4 डिग्री सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस, 5.3 डिग्री सेल्सियस। तो लाल रक्त को हमेशा ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में
5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कितने, अगर आपसे ये ऑप्शन ना दे 2.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये ऑप्शन भी दे सकता है कि 2.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6 डिग्री के बीच के ताप में सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, डार्विनवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? योग्यता की उत्तर जीविका से। तो डार्विनवाद किससे संबंधित है? योग्यतम की उत्तर जीविता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अति लघु में पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत आवेश में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है? तो वे राशियां जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो सदिश होती है, और जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती हैं। तो अदिश और सदिश समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, जिसमें दोनों हो वो सदिश, दिशा और परिणाम दोनों हो वो सदिश, और जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, वो अदिश राशि कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र गतिमान विद्युत आवेशों और स्पिन नामक मौलिक क्वांटम संपत्ति से जुड़े प्राथमिक कणों के आंतरिक चुंबकीय क्षणों द्वारा निर्मित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 9 समूह हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने सारणी में आवर्त हैं? तो 7 आवर्त और 9 समूह हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों का नाम लिखिए। तो HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किन किन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, उनके नाम लिखना है आपको। तो एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो शाब्रेट ऐसे एलिसा या एंजाइम इम्यूनो नोएडे से EIA HIV के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला जांच परीक्षण है या अत्यंत संवेदनशील परीक्षण भी है। ठीक है, तो कौन सी? एलिसा परीक्षण। HIV के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण किया जाता है। आप जैसे आपको ये नहीं याद रहता है, ठीक है, तो आप एलिसा परीक्षण लिख देंगे, तब भी राइट माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्य बताइए। तो प्राथमिक उपचार के लिए 2 उद्देश्य क्या हैं? जीवन संरक्षण, उचित को अधिक खराब होने से बचाना, स्थिति को खराब होने से बचाना, ठीक है, घायल व बीमार व्यक्ति को रोग मुक्त होने में सहायता करना, अत्यधिक रक्तस्राव को रोकना। ये क्या है? सभी प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड का एकमात्र प्रकार है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अप्रत्यक्ष होता है। देखो भाई कैसे, सूर्य, फिर उत्पादन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऊर्जा का पिरामिड के, और पेपर में आता है तो आप बना देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डीएलएड की किसी भी सेमेस्टर की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासें आपको डीएलएड की मिल जाएंगी।
ठीक है। और आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का गुरादा, कांच का टुकड़ा, लोहे का गुरादा या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोहे का गुरादा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु है पीतल, तांबा, जस्ता, टिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र धातु क्या है? पीतल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मिश्र धातु की अगर हम बात करते हैं तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, जैसे पीतल, तांबे और जस्ता की मिश्र धातु है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है डार्विनवाद संबंधित है। डार्विनवाद किससे संबंधित है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, योग्यतम की उत्तर जीविका से। योग्यतम की उत्तर जीविका से, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कैसे धीमी हो जाती है? ऑप्शन आपको दिए हैं, थैलेसीमिया से, एनीमिया से, हीमोफीलिया से या उपयुक्त से सभी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। क्या हो जाएगा? रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है इन सभी तीनों से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण है क्षय रोग का, डेंगू ज्वार का, टीबी का या एड्स का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एड्स का। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। तो पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। यह एक एकल कोशिका वाला जीव है जो जंतु और पौधे दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम ए बी और ओ रखा गया है। रक्त समूह अपने माता पिता से विरासत में मिले जीन से निर्धारित होता है। प्रत्येक समूह में धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि कुल 8 रक्त समूह हैं। कौन सा? ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। तो ये कैसे हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 समूह हैं। कितने? 7 आवर्त और 18 समूह हैं। ऑप्शन याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड एक आरेख है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। यह एक सीधा पिरामिड होता है जिसमें सबसे निचले स्तर पर उत्पादक होते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह वह प्रवाह है जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होता है। यह प्रभाव जूल के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। कैसे? Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं भाई? तो सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो वनस्पति और
मांस दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। क्या है भाई? सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मानव, क्योंकि मानव भी साग सब्जियां खाता है और मांस भी खाता है, इसलिए ये भी सर्वाहारी में आता है। कुत्ता भी ऐसे ही सर्वाहारी में आता है। बिल्ली भी सर्वाहारी में आती है। और कौवा, शुअर, ये सभी क्या हैं? सर्वाहारी में आते हैं। तो दोस्तों, हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आप 2 से 3 बार पेपर देने के पहले 2 से 3 बार वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और आप किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।